हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक, आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में। रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कार्डियक मेडिसिन के बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ कर रहे हैं। ये उस चीज़ों को कवर करने के लिए कि किन किन मेडिसिन का क्या क्या इंडिकेशन होता है, क्या कॉमन ट्रेड नेम्स हैं, किन चीज़ों के लिए उनको यूज़ किया जाता है, ताकि एक बेसिक मेडिसिन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो जाए। ज़्यादातर पेशेंट जो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज पूछते हैं, वो एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में होता है कि ये मेडिसिन हम खा रहे हैं, ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके क्या प्लसेस है, क्या माइनसेस है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो आज टॉपिक्स पर हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए। आज हम बात करेंगे स्टैटिन्स के बारे में, यानी जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा होती है उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल होगा, इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपके कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज़ है या आप चाहते हैं कि इस पेशेंट के बारे में हम आपको कुछ सलाह दें या एडवाइस करें तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना टाइम परमिट करेगा हम आपको आंसर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है स्टैटिन्स के बारे में। स्टैटिन्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कम करने की वाली दवा है। बॉडी के एंजाइमेटिक लेवल पे एक्ट करती है। HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर माना जाता है, यानी बॉडी में, लिवर में एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में एक इंपॉर्टेंट स्टेप पर काम करता है। HMG-CoA एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम होता है। ये दवा इसको इनहिबिट कर देती है, इसका काम बंद कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाता है। इस तरह से बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL कोलेस्ट्रॉल, उस पर इसका मेन एक्शन होता है। LDL कोलेस्ट्रॉल बनना कंपैरेटिवली कम हो जाता है। थोड़ा हद तक ये HDL कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है, पर HDL पे उतना अच्छा एक्शन इस पर नहीं है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल पे ही ज़्यादा अच्छा असर है। ये काफ़ी कॉमन ब्रांड नेम्स के फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है। रोजुवास्टैटिन और अटोरवास्टैटिन यही ज़्यादातर कॉमन मॉलिक्यूल्स मार्केट किए जाते हैं। अटोरवास्टैटिन रोजुवास्टैटिन के कंपैरिजन में आधा पोटेंसी रखती है। दोनों का एक्शन लगभग बराबर है, लेकिन डोजेज में फ़र्क है। जितना 80 मिलीग्राम्स अटोरवास्टैटिन काम करती है उतना 40 मिलीग्राम्स रोजुवास्टैटिन करती है, यानी डबल का रेशियो है। 40 का अटोरवा देंगे तो 20 रोजुवास्टैटिन देना पड़ेगा। 20 अगर अटोरवास्टैटिन देते तो 10 रोजुवास्टैटिन देना पड़ेगा, यानी 2:1 का रेशियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप बंद करके या एक दवा को दूसरी दवा में स्विच ओवर कर रहे हो तो डोजेज का ध्यान रखना ज़रूरी है। यही दोनों कॉमन मॉलिक्यूल्स इंडिया में मार्केट किए जाते हैं। इसके अलावा प्रावास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, बहुत सारे तरह के स्टैटिन्स आते हैं, लेकिन वो इंडिया में मार्केट नहीं होते। अटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन ही इंडिया में ज़्यादातर सेल होता है। कॉमन ब्रांड नेम्स रोजुवास्टैटिन के रोजुवास, रोजुलेस, रोजुकॉर, रोजुडॉक, रोजुमैक, बहुत सारे नाम आते हैं। वैसे अटोरवास्टैटिन के अटोरवास, स्टोरवास, अटोरफिट, अटोरमैक, अटोरलेस, अटोरफिट, बहुत सारे इसी तरह के नाम से आते हैं। तो इस तरह के नाम का अगर कोई मॉलिक्यूल आपको चल रहा हो तो आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो अटोरवास्टैटिन या रोजुवास्टैटिन है। इसके कई कॉम्बिनेशंस भी आते हैं। ज़्यादातर खून पतला करने की दवाओं के साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन के साथ सबसे कॉमन कॉम्बिनेशन है, जो कि रोजुवास गोल्ड, रोजुलेस गोल्ड, गोल्ड इकोस्प्रिन गोल्ड, इस नाम से ज़्यादातर मार्केट किया था। यानी वर्ड के आगे गोल्ड ज़्यादातर लगाते हैं ब्रांड के हिसाब से। तो 75 मिलीग्राम्स क्लोपिडोग्रेल, 75 मिलीग्राम्स अटोरवास्ट, 75 मिलीग्राम्स एस्पिरिन और 10 या 20 मिलीग्राम्स रोजुवास्टैटिन या अटोरवास्टैटिन का इसमें कॉम्बिनेशन होता है। ये ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट्स या हार्ट के ब्लॉकेज वाले पेशेंट के लिए स्टैंडर्ड ये डोज कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, ताकि पेशेंट का पिल बर्डन कम हो जाए और नंबर ऑफ टैबलेट्स जितना वो लेने की मजबूरी या ज़रूरत है वो कम हो जाए, डोजेज उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए, कॉस्ट उसका थोड़ा कम हो जाए। इसके लिए इसको कॉम्बिनेशन में बेचा जाता है। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन यूजुअली का मेन पर्पस रहता है नंबर ऑफ टैबलेट्स को कम करना। इसके इंडिकेशंस हैं, किसी भी केस में आपको अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना है, चाहे वो पेशेंट डिस्लिपिडीमा का हो, LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो, हार्ट अटैक का हो, स्टेबल एंजाइना का पेशेंट हो, अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट हो, या फैटी लिवर में भी कई बार यूज़ किया जाता है। कई पेशेंट्स में जहाँ हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हायर साइड पे, HSCRP लेवल्स हायर साइड पे, वहाँ हार्ट अटैक आने के पहले भी इसको दिया जा सकता है। इसे प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। जुपिटर ट्रायल करके एक बड़ी ट्रायल थी जिसने शो किया था कि हाई रिस्क पेशेंट में अगर हार्ट अटैक आने से पहले इसको दिया जाए तो इसको देने से फ़ायदा होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कुछ हद तक कम होगा। लो रिस्क पेशेंट्स में या जिनको रिस्क बहुत कम है उनमें देने का उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में तो सबको देते ही हैं। ज़्यादातर हार्ट अटैक आने के बाद हर पेशेंट को ये दिया ही जाता है
और लंबे समय तक कंटिन्यू किया जाता है। इनिशियली ज़्यादातर पेशेंट्स को ये हाई डोज में दिया जाता है, यानी कि रोज़वास्टैटिन 40 मिलीग्राम्स लोडिंग डोज दिया जाता है और अटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम लोडिंग डोज दिया जाता है। उसके बाद इसी डोज पे इसको कंटिन्यू किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में इसी डोज पे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करने का रिकमेंडेशन है। पर पेशेंट्स में कई बार कॉस्ट कंसर्न की वजह से या पेशेंट को मस्कुलर पेन होता है कई बार इस दवा के साइड इफेक्ट से, तो इसकी वजह से पेशेंट कई बार इसको कम करते हैं। ज़्यादातर ये माना जाता है कि स्टेंट करने के बाद पहले 4 से 6 महीना आप इसको ज़्यादा हाई डोज पे देते हो, उसके बाद आप कंपेरेटिवली डोज को कम कर देते हो, क्योंकि स्टेंट रिलेटेड ज़्यादातर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट अटैक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, स्टेंट में क्लॉटिंग वगैरह का चांस वगैरह कंपेरेटिवली इस दवा को देने से थोड़ा कम हो जाता है। इस दवाई की कोई क्लियर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, पर अगर किसी का लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड हो या किसी को कोई मसल रिलेटेड डिजीज़ हो, मसल का डीजनरेशन वगैरह किसी को होता हो, मसल जैसे मायोपैथी डिजीज़ बोलते हैं, वैसे केस में आप इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मसल को और लिवर को डैमेज कर सकती है। पर ज़्यादातर इसका रिलेटेड जो डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, बहुत माइल्ड होता है, बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं करता और इसमें ज़्यादातर दवा को बंद करने से या डोज एडजस्ट करने से अपने आप इसका इफ़ेक्ट चला जाता है। ये दवा का इफ़ेक्ट ज़्यादातर चालू करने के 12 से 24 घंटे के अंदर आ जाता है और दवा बंद करने के लगभग 24 घंटे के बाद इसका असर चला जाता है। इसलिए अगर आपने डोज मिस करके लिया तो इफेक्ट कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम जाएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, बार बार फ्लक्चुएट करेगा, जिससे बॉडी को फ़ायदा होने के बदले नुकसान होगा। बॉडी वेट को ये कम नहीं करता, बॉडी वजन को कम नहीं करता, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इफेक्ट करेगा। ये उम्मीद मत करिए कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है तो बॉडी फैट को भी कम करेगा। साइड इफेक्ट्स में ज़्यादातर थोड़ा बहुत लिवर एंजाइम डिरेंज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत मसल को डैमेज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर कोई डेंजरस साइड इफेक्ट्स नहीं है। वन ऑफ द सेफेस्ट मॉलिक्यूल्स माना जाता है इसमें। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इवन लाइफ टाइम भी अगर पेशेंट को देना पड़े तो कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स पेशेंट में नहीं होता। अगर थोड़े बहुत कोई मस्कुलर पेन या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होता भी है तो भी वो रिवर्सिबल है, दवा बंद करने से ज़्यादातर केस में ठीक हो जाता है। कोई परमानेंट साइड इफेक्ट्स यूजली नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो लोग उम्र दराज हैं, मसल्स बहुत वीक है या पहले का मसल डिजीज़ है, लिवर बहुत वीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स है, लिवर रिलेटेड एंजाइम प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वैसे लोग को साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जिन लोग को भी हार्ट अटैक हो या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसको तुरंत स्टार्ट किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स प्रॉब्लमैटिक है तो उसको स्टार्ट किया जाता है। हार्ट अटैक के केस में पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल रीच करता है तुरंत इसका लोडिंग डोज दे दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कम करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, बार बार हार्ट अटैक आने के चांस को कम करता है। लोडिंग डोज में सबसे पहले 40 मिलीग्राम्स रोज़वास्टैटिन या 80 मिलीग्राम्स अटोरवास्टैटिन दोनों में से ही एक दिया जाता है और इसी डोज को लाइफ टाइम कंटिन्यू करने का रिकमेंडेशन है। इंडियन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ कॉस्ट या मस्कुलर पेन के कंसर्न्स की वजह से हम 4 से 6 महीना ये देके उसके बाद डोज को 10 मिलीग्राम्स अटोरवास्टैटिन या 20 मिलीग्राम्स अटोरवास्टैटिन या 5 से 10 मिलीग्राम रोज़वास्टैटिन पे कर देते हैं और ज़्यादातर उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल को चेक करा के देखते हैं कि पेशेंट का एलडीएल लेवल्स कितना है, उस हिसाब से डोज को एडजस्ट करते हैं। अगर पेशेंट को मसल पेन वगैरह ज़्यादा हो रहा है और स्टैटिन्स टॉलरेट नहीं कर रहा है तो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि एजेटिमाइब, बेम्पेडोइक एसिड और PCSK9 इनहिबिटर्स, ये तीनों भी एलडीएल लेवल्स को कम करते हैं, तो इनको एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये सारे मॉलिक्यूल्स के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जितने स्टैटिन्स के हैं, इसलिए सबसे पहले हमेशा स्टैटिन्स को ही दिया जाता है, सबसे पहले स्टैटिन्स को ही प्रेफर किया जाता है। बाकी मॉलिक्यूल्स को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ किया जाता है जब स्टैटिन्स पेशेंट बिल्कुल ना टॉलरेट करे और पेशेंट को स्टैटिन से बहुत सिग्निफिकेंट मस्कुलर पेन्स वगैरह हो तो ही बाकी मेडिसिन पे स्विच ओवर किया जाता है, नहीं तो नहीं। ज़्यादातर इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 से 24 घंटे रहता है। डोज टाइट्रेशन इसका एलडीएल लेवल्स के हिसाब से किया जाता है, जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल पेशेंट का ज़्यादा है उतना हाई डोज देना पड़ेगा। कुछ लोगों को फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया होती है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल 300-400 से ज़्यादा एलडीएल होता है, वैसे लोगों में आपको मल्टीपल ड्रग्स के कॉम्बिनेशन भी देने पड़ते हैं, यानी स्टैटिन्स प्लस एजेटिमाइब प्लस PCSK9 या बेम्पेडोइक एसिड, ये सारे ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में भी देना पड़ता है ताकि एलडीएल लेवल्स कंट्रोल में आए। यूजुअल बाकी सब केस में जहाँ एलडीएल लेवल 100, 150, 200 तक के बीच में है वहाँ पे आप ज़्यादातर सिंपल स्टैटिन्स को लेके मैनेज कर सकते हो। इनिशियली आपको अगर हाई डोज देने का रिकमेंडेशन है तो आप 80 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हो, 40 मिलीग्राम रोज़वास्टैटिन से। रेगुलर पेशेंट में जितना एलडीएल लेवल है उसके हिसाब से आप टाइट्रेट करते हो। अगर एलडीएल किसी का टारगेट लेवल जितना है उसे 10 to 20 मिलीग्राम ही ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हो, आप 10 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हो। और अगर एलडीएल लेवल टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली हाई डोज से चालू करते हो। डायरेक्टली हाई डोज से स्टार्ट करने में इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप डोज को मिस कर देते हैं तो ब्लड का लेवल्स कोलेस्ट्रॉल का वापस फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए डोज को मिस नहीं करना चाहिए।
ज़्यादातर मेडिसिन लाइफ टाइम चलती है, क्योंकि जब भी आप दवा को बंद करेंगे फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाएगा, बॉडी को नुकसान करेगा, इसलिए ज़्यादातर ये लाइफ टाइम चलती है। अगर किसी पेशेंट को सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत कम हो जाए, LDL लेवल्स 30 से भी नीचे आ जाए, पेशेंट को मस्कुलर पेन्स हो या बॉडी टॉलरेट ना करे, तो ही इसको बंद किया जाता है। पर अगर थोड़ा बहुत मस्कुलर पेन्स वगैरह हो रहा हो, तो ज़्यादातर हाथ पाँव का दर्द हो रहा हो, तो हम एमिट्रिप्टिलिन, डुलोक्सेटिन या न्यूरल विटामिन, काफ़ी न्यूरल विटामिन आती है जिसमें अल्फा लिपोइक एसिड, गामा लिनोनिक एसिड, विटामिन डी कॉम्बिनेशंस रहते हैं, विटामिन B12 का कॉम्बिनेशन रहता है, ये सारे न्यूरल विटामिन रहते हैं जो पेशेंट को दिया जाता है कॉम्बिनेशन में। बहुत सारे नामों के साथ आता है, फॉलमेट फोर्ट है, रिमाइलिन डी है, होसिट D3 है, ये सारे नाम, बहुत सारे नाम कंपनी के ब्रांड नेम्स से आता है। तो आप इसी नाम से ये न्यूरल विटामिन का कॉम्बिनेशन पिल आता है, इसमें कोई स्पेसिफिक डोज नहीं होता, एक टैबलेट डेली लेनी होती है, ये ले सकते हैं। साथ में आप इसमें अगर विटामिन डी वगैरह का कमी है तो उसको अलग से ले सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन का 10 मिलीग्राम्स का डोज दिया जाता है, डुलोक्सेटिन का 20 मिलीग्राम्स का डोज दिया जाता है रात को। ये दवाओं दोनों के साइड इफेक्ट से पेशेंट को थोड़ा नींद ज़्यादा आ सकती है, ये ज़्यादातर दिया जाता है अगर मस्कुलर पेन पेशेंट को ज़्यादा हो रहा हो। अगर फिर भी मस्कुलर पेन टॉलरेट ना हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन हो रहा हो, तो फिर आप इसको दवा को कुछ टाइम के लिए बंद करके मे बी बाद में रीस्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर किसी पेशेंट को कोई और सर्जरी वगैरह होनी हो तो खून पतला करने की दवाओं को ज़रूर बंद किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं को बंद नहीं किया जाता। इसका बंद करने का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है और इसको आप कंटिन्यू ही करते हैं। वैसे केसेस में सर्जिकल पीरियड में उल्टा सर्जिकल रिलेटेड एट्रियल फिब्रिलेशन और सर्जिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। मेल फीमेल में इस कोलेस्ट्रॉल लेवल, हालांकि फीमेल्स में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल बेटर रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन की मदद की वजह से, लेकिन स्टैटिन्स के डोज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में सेम डोज ही देना पड़ता है। यंग और उम्रदराज पेशेंट में भी सेम डोज ही देना पड़ता है। और जिन लोगों को अगर कोई सिग्निफिकेंट लिवर और किडनी का डैमेज है तो वहाँ थोड़ा डोज को कम करना चाहिए। अगर पहले से लिवर का डैमेज है तो वहाँ आप लो डोज से स्टार्ट करते हो, वहाँ पे उसको उस हिसाब से जितना लिवर एंजाइम्स है उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करते हो। जब भी आप पेशेंट को स्टैटिन्स देते हैं तो उसके बाद आप लिपिड प्रोफाइल पहले 1 महीने के बाद टेस्ट करते हैं, एक बार बेसलाइन टेस्ट करते हैं देने से पहले, 1 महीने के बाद रीटेस्ट करते हैं, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर बार बार लिपिड प्रोफाइल या LDL में फ्लक्चुएशंस हो रहा है तो आप हर 6 मंथ्स या हर 3 to 6 मंथ्स में रिपीट कर सकते हैं। LDL लेवल पर ज़्यादा फोकस करना है की ज़रूरत है। कई बार लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट लेके आ जाते हैं तो उसके हिसाब से दवा को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर डोज एडजस्ट करने में एक यूरो स्कोर करके सिस्टम होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है जो कि मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इससे आप घर बैठे खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है और उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल वाली दवा की ज़रूरत है या नहीं है। ज़्यादातर ये लिवर एंजाइम्स के टेस्ट और मसल एंजाइम्स के टेस्ट बार बार रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स लग रहा है आपको क्लिनिकली तो ही इनको करिए, अदरवाइज इनको बार बार टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट पेशेंट को प्रॉब्लम होता है या सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट लगता है तो ही किया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने स्टैटिन्स या कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा के बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात की। होपफुली इसके बारे में ज़्यादातर डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं। यदि आपकी कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है या आपको कोई पेशेंट के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जितना टाइम परमिट करेगा उस हिसाब से हम उन्हें आंसर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और मेरे चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।